कितना है, तो आप सभी को ध्यान में होगा, आप सभी को पता होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। आगे देखते हैं, कार्बन के बाहरी शेल में कितने परमाणु होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर कार्बन के टॉपिक से पूछा जाता है तो याद रखना है आपको कि 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा? तो आपने अगर पीछे नहीं देखा होगा जो मैंने वीडियो बना रखा है तो आप एक बार जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक दिए हुए हैं। तो के में हमारा कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एल में कितना हो जाएगा? लास्ट सेल में 4 हो जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, यानी कि कितने परमाणु? लास्ट सेल में 4 परमाणु होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वीडियो को देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? के और एल। के में कितने? 2, और एल में कितने? 4, यानी कि 2 4 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बन किस प्रकार अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जितने भी हैं सबके सब ये चाहते हैं कि कैसे भी अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, बताया था ना। तो कार्बन किस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है? तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है? बिल्कुल नहीं। दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेता है लेकिन उस तरह से नहीं लेता, मतलब कि प्लस आयन बना के नहीं लेता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अपनी इलेक्ट्रॉन और दूसरे के इलेक्ट्रॉन का साझा करके, ये हो जाएगा सही जवाब। तो कार्बन किस तरह अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? इलेक्ट्रॉन का साझा करके, मतलब कि मैं भी देता हूं, तू भी दे दो, दोनों मिलके काम चलाएंगे। मैंने पीछे बताया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा है तो देखिए एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, यानी कि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की। को ध्यान में रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बताना बल्कि संयोजकता बताना है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखते हैं, कमेंट करना मत भूलना कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। कार्बन निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो क्या वो टेट्रावैलेंट होता है, ऑक्टेन होता है, हेक्सेन होता है, या फिर अष्टक होता है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्रावैलेंट, जिसे कहते हैं चतु संयोजक। क्यों चतु संयोजक? चतु का मतलब यहां पर होता है 4 संयोजकता वाला। तो कार्बन कितने संयोजकता वाला होता है? हमने पीछे ही देखा है, कितने? तो 4 संयोजकता वाला होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? हिंदी में चतु संयोजक कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, कार्बन के कितने अपरूप हैं तथा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो याद रखना, कार्बन के जो मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो 2 अपरूप हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका हीरा, फिर होता है ग्रेफाइट। लेकिन अगर आपको बताना है तो एक और होता है जिसको कहते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, इसके बारे में अभी अच्छे से डिटेल में पता नहीं है कि क्या होता है, नहीं होता, मतलब कि सारी जानकारियां नहीं लिख ली है, लेकिन ये भी एक कार्बन का अपरूप होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। वैसे अगर हालांकि बात की जाए कि कितने अपरूप होते हैं तो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरीन भी होता है। ठीक, आगे देखते हैं, अब देखिए, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन कौन अपरूप हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इस तरह के ऑप्शन आए जिसमें तीनों नाम हो तो आप वो सही करना। लेकिन अगर बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में कहीं पर ऑप्शन में हो ही नहीं तो फिर आप एक चीज याद रखना, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन अगर बकमिंस्टर फ्लोरीन भी ऑप्शन में हो, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा हो, तो फिर आप इन तीनों वाले को ही सही करोगे। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, हीरे की कौन सी संरचना उसे बहुत ही अधिक कठोर पदार्थ बनाती है। तो किस वजह से हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर होता है? तो हीरे की दृढ़ संरचना जो होता है, इसी वजह से हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। और प्राकृतिक में सबसे कठोर अगर कोई अधातु है तो कौन है? हीरा है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया था? हीरा। तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, साथ ही साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी हीरा है, और अगर अधातु में भी कोई पूछा जाए तो हीरा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हीरे का गलनांक कितना सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, मतलब कि एक लिमिट होता है ना कि इसके बाद जो है वो गलना शुरू हो जाएगा। तो हीरे का कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 3500 सेल्सियस। 3500 सेल्सियस से अधिक पर हीरा जो है गलने लगता है। ठीक है, तो वो उसका गलनांक हुआ। आगे देखते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें किस बल से रुकी होती है। ठीक है,
तो कार्बन जो ग्रेफाइट के अंदर, जब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डेफिनेशन, तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्बन कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, उनकी क्या संरचना है, संरचना भी हम देखेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके किताब में दी हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम डेफिनेशन के साथ साथ समझेंगे भी। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हालांकि अगर आपको पता होगा तो वान डर वाल्स, इसी बल के कारण जो है ग्रेफाइट के अंदर जो उनकी परतें होती है वो एक दूसरे से रुकी होती है, जो कि मैं आपको संरचना में दिखाऊंगा कैसी परत होती है, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लो, आगे देखते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, तो मैंने आपको पीछे ही बताया था मेटल एंड नॉन मेटल में कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आगे देखते हैं। C60 के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान में रखना C60 के नाम से बकमिंस्टर फ्लोरीन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 60 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं, 60 एटम होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 60 परमाणु होने के कारण बकमिंस्टर फ्लोरीन को C60 के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचालक, यानी कि वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे देखते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना किसके समान है, तो याद रखना जब मैं आपको बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना दिखाऊंगा तो आप देख लेना कि वो देखने में फुटबॉल जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, फुटबॉल जैसा, ऐसा गोल दिखेगा, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, ऐसा मत सोचो कि नहीं दिखाऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये इस चैप्टर के अंदर ना पूरा का पूरा कार्बन ही मैंने खत्म कर दिया है, इसी वजह से वीडियो इतना लंबा है, ठीक है। फुटबॉल जैसी संरचना होगी। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, तो कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक और क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक हैं, ठीक है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, फिर आपका कार्बनिक यौगिक उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक निम्न गलनांक तथा उच्च क्वथनांक वाले सहसंयोजक यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ना वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक भी बहुत कम होते हैं और क्वथनांक भी बहुत कम होते हैं और वह सहसंयोजक यौगिक होते हैं। बस एक को छोड़ के, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, कौन सा, आपका हीरा। हीरा का जो है गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्या था, हमारा एक्सेप्शन था, यानी कि अपवाद था, मैंने ये भी आपको बता दिया था। आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल तथा कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पेट्रोल तथा कच्चा तेल होता है। आगे देखते हैं। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, किसका पूछा जा रहा है यहाँ पर, अल्केन का। ध्यान में रखना है यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा CnH2n+2। क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। किसका, अल्केन का सामान्य सूत्र। आगे देखते हैं। एथीन का साधारण नाम क्या है, तो इस चैप्टर में आपको साधारण नाम, साथ ही साथ आपको IUPAC नाम भी पढ़ना होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद करनी होगी, और ये जो है ना 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और या फिर आप जब भी कोई एक चीज को एक्सप्लेन करोगे तो वहां पर आपको साधारण नाम भी बताना होगा और साथ ही साथ IUPAC नाम भी बताना होगा। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपसे अभी फिलहाल पूछा जा रहा है एथीन का साधारण नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन, ठीक है। एथीन का साधारण नाम एथिलीन होता है। आगे देखते हैं। एथाइन का साधारण नाम क्या है, यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, तो एथाइन का पूछा जा रहा है। तो एथाइन का होता क्या है, तो H आपका जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में और फिर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। और इसे कहते हैं एसीटिलीन, ठीक है। तो एथाइन का साधारण नाम एसीटिलीन हो जाएगा। आगे देखते हैं। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है, आपको पता है 2 तरह के नाम मैंने बताया आपको, एक साधारण नाम और एक होता है IUPAC नेम। तो यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आई से तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद आपका आता है यू से क्या हो जाएगा, तो यूनियन हो जाएगा। फिर क्या आता है पी से क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और फिर क्या आता है ए, ठीक है। तो ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अप्लाइड हो जाएगा। और फिर लास्ट से सी से क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। यानी कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो प्रश्न है, प्रोपाइन जिसका अनुसूत्र क्या है, C3H4 होता है, उसका साधारण नाम क्या है। तो
तो प्रोपाइन का अनुसूत्र आपको बता दिया गया है C3H4 और साधारण नाम पूछा जा रहा है, तो प्रोपाइन का साधारण नाम होता है मैथिल एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रोपीन जिसका अनुसूत्र C3H6 होता है उसका साधारण नाम क्या है? तो प्रोपीन का जो अनुसूत्र है वो क्या है? C3H6 और साधारण नाम होता है प्रोपिलीन। प्रोपिलीन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे घर में उपयोग होने वाले ईंधन में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? ठीक है, तो हमारे घर में कौन सा चीज उपयोग किया जाता है ईंधन के तौर पे? तो LPG का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और LPG में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्यूटेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनॉल जो है वो अल्कोहल समूह से संबंधित है। किस समूह से? अल्कोहल ग्रुप से। तो यहाँ पर एथेनॉल का साधारण नाम होता है एथिल अल्कोहल। आगे देखते हैं, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, ये थे हमारे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के क्वेश्चन। तो आपको अब नीचे जाना है और कमेंट करके ये बताना है कि आपको कितने का आंसर पहले से पता था। और इसके बाद अब हम देखने वाले हैं सभी के सभी डेफिनेशंस को एक एक करके। तो आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, सारे डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा। तो अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो, अगर हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में हर जगह शेयर कर दो, और साथ ही साथ EDU A to Z को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज हिंदी में वीडियोज लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर अपडेट भी करता रहता हूँ। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, हमारे फेसबुक से जुड़ जाओ। और चलो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस को। तो हम कार्बन चैप्टर को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है। कार्बन का प्रतीक C है। तो कार्बन का सिंबल क्या है? C है। यह एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। अब जो कार्बन नाम डाला गया, ठीक है, नाम कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है। ठीक है, कार्बन जो नाम है वो एक लैटिन शब्द है जो क्या है? कार्बो से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। कार्बन का मुख्य रूप से ऐसे भी तो हम किससे जानते हैं? कोयला से जानते हैं। कारण यह है कि कार्बन कोयले का प्रमुख क्या है? घटक होता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? कोयला यानी कि कार्बन। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है? तो ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है, क्यों वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं लेता, या फिर क्यों कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं देता, क्यों आखिर वह सहसंयोजक आबंध ही बनाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका रीजन क्या है। क्योंकि कार्बन परमाणु में उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए उसे अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए या फिर अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। मैंने यही चीज आपको बताया कि कार्बन के पास सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 6 होने का मतलब है 2 और 4 का उसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसके लास्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि किसी भी जितने भी आपके जो है आबंध बनाने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक को छोड़ के। वो पता है आपको, हीलियम होता है। अगर आप इस बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो आप पिछला वीडियो देख लो। ठीक है, उसमें मैंने इस बारे में बता रखा है। तो सबको कितना चाहिए होता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक, लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें रूल क्या होता है? रूल ये होता है, बस आप रूल समझो कि अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन तक है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। बस आप इस चीज को ध्यान में रखना। और अगर किसी के पास 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये होता है। लेकिन अगर किसी के पास 4 होता है, मतलब कि ना वो दे सकता है ना वो ले सकता है। ठीक है, ये चीज आप समझ लो अच्छे से। तो कार्बन के पास भी लास्ट में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? ना वो किसी को दे सकता है ना वो किसी से ले सकता है। तो फिर आखिर करता क्या है कार्बन? तो देखिए, परंतु कार्बन से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को हटाया जा सकता है और ना ही इतनी ऊर्जा होती है कि कार्बन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा सके। अब कोई ये भी तो आपसे पूछ सकता है, क्यों भाई किसी से ले ही क्यों नहीं लिया जाता है? तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए
और उतना एनर्जी जो है पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कार्बन जो है किसी से इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि क्यों नहीं ले सकता है, तो आप उसे कह सकते हो कि इतना एनर्जी है ही नहीं कि कोई जो है 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, अतः अंततः कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करती है और सहसंयोजक आबंध बनाती है। तो फिर अब एक बात बताओ, अगर दोनों के पास एक एक होगा लेकिन दोनों को जरूरत दोनों की होगी, तो फिर क्या किया जाएगा? आप यही करोगे ना, ऐसा करते हैं, थोड़ा देर मैं यूज कर लेता हूं, थोड़ा देर तुम यूज कर लो, ऐसा होता है ना। तो वही कार्बन भी करता है, क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को रख देता है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे जो कोई भी एक है उसके 4 इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है। ठीक है, लेने का मतलब है वो भी उसका रखवा देता है। और फिर क्या करता है? ये कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन हो गया। कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मान लीजिए इधर भी एक कार्बन है, उसने भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब अगर आप गिनोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी तरह से कार्बन क्या करता है? काम चलाता है कि भाई आधा आधा करके काम चलाते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वो इस तरह से पूरा करता है। और इसी को कहते हैं कि कार्बन जो है हमेशा क्या कहता है? सहसंयोजक आबंध बनाता है। मतलब कि क्या करता है? आपस में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का आबंध बनाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से लिख दोगे कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन जो है विन्यास प्राप्त करने के लिए कम से कम उसके लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, होते कितने हैं? 4 होते हैं। और ना ही कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और ना किसी को दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा ऊष्मा चाहिए, मतलब सॉरी ऊर्जा चाहिए, इस वजह से नहीं ले सकता है। इसी वजह से कार्बन क्या करता है? सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब हम बात करते हैं, अब आपसे पूछा जा सकता है श्रृंखलन किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो बस आप डेफिनेशन बना देना। अगर ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन बताना, साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को बना के उसे और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब होता क्या है? तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अब बताता हूं होता क्या है। कार्बन के पास एक क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है? कि वो एक कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ, 5वें कार्बन के साथ, कार्बन 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 सब आपस में ही मिलके क्या करते हैं? एक आबंध बना लेते हैं। और ये उनके पास क्षमता होती है। किसके पास? कार्बन के पास। और वो क्या करते हैं? एक बड़ी संख्या में कार्बन की बहुत लंबी सी चेन बना लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, और फिर वो क्या बनते हैं? एक अणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अब देखिए कार्बन किस तरह से बनाता है। तो कार्बन एक सीधी श्रृंखला बना सकता है, मतलब कि इसे कहते हैं चैन। ठीक है, देख रहे हो कार्बन कार्बन, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे 6 दिए हुए तो 6 ही, यहाँ पे 7 8 9 10 बढ़ती जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 6 ही, जितना आप बढ़ा दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है कार्बन परमाणुओं की खांखित श्रृंखला। यहाँ खांखित का मतलब है ऊपर तो एक चैन बन ही गया, नीचे आ गया, जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो। यहाँ पे भी एक कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे भी एक कार्बन जुड़ गया, ऐसे जुड़ते जा सकता है। इधर से भी जुड़ता जा सकता है, ऊपर भी जुड़ता जा सकता है, इधर पीछे भी जुड़ता जा सकता है, आगे भी जुड़ता जा सकता है। इसको कहते हैं खांखित श्रृंखला। ठीक है, इस तरह से भी कार्बन कर सकता है। और एक होता है कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला मतलब आप देख रहे हो ये सभी के सभी एक गोल कलर, ये देख रहे हो क्लोज्ड है, एक रिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये एक रिंग बना रहे हैं और इसको कहते हैं कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला। देख रहे हो चारों तरफ से बंद है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप्स हैं। आप अगर इस टाइप्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे कि इसमें कार्बन एकदम जितना चाहे लंबा चैन बना सकता है, सीधा चैन। देख रहे हो सीधी का मतलब ये सीधा चैन बना सकता है, इसमें ऊपर नीचे कहीं कार्बन नहीं आएगा, बस सीधा लाइन की तरह कार्बन 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 होता जाएगा। इसमें सीधा लाइन तो होगा ही, साथ में नीचे भी जुड़ सकता है, ऊपर भी जुड़ सकता है, आप जैसे जोड़ दो। ठीक है, और ये होता है क्लोज्ड, एक रिंग की तरह। जरूरी नहीं है कि इतने ही कार्बन हो, आप इससे कम कार्बन के साथ भी रिंग बना सकते हो, बस आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं चतुसंयोजकता क्या है। ठीक है, चतुसंयोजकता के बारे में मैंने बताया था ना एमसीक्यू में, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? चतु कहते हैं। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक
संयोजकता तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। कार्बन की इस गुणधर्म को चतुसंयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए 2 नंबर में, ठीक है, या फिर 1 नंबर में, तो आप कुछ मत, बस आप इतना समझो कि कार्बन के पास, ठीक है, संयोजकता उसकी कितनी होती है, 4। कार्बन के पास कितने एटम होते हैं, तो 4 एटम होते हैं लास्ट वाले सेल में। वैसे तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 एटम होते हैं, लेकिन लास्ट सेल में उसके पास 4 एटम होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास ये भी एक क्षमता है कि वो जरूरी नहीं है कि किसी के पास 4 होगा तभी किसी से साझा कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया था कि कार्बन के पास 4 होते हैं, एक और कार्बन मिल जाएगा, वो भी अपना 4 दे देगा और 8 पूरा कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है। कार्बन के पास अगर 4 है तो वो क्या करेगा, कार्बन तो अकेला एक रहेगा ही, साथ में वो 4 हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रख लेगा। ठीक है, कार्बन, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। हाइड्रोजन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन अगर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख देगा और इधर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रख देगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आपको 4 + 4 8 हो जाएगा। मतलब ये क्या कर लेगा, अपना 8 वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरा कर लेगा। तो कार्बन के अंदर ये भी क्षमता है कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन के साथ ही 4 का शेयरिंग करे, वो किसी के साथ भी भाई कर सकता है, बस उसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इस चीज को समझ गए, और इसी को कहते हैं चतुसंयोजकता। बाकी रही बात डेफिनेशन की, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी कारण इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजकता का मतलब समझ रहे हो, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर उससे अधिक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है, और इसी गुणधर्म को चतुसंयोजकता कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप ये भी लिख सकते हो, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम। ठीक है, कार्बन के पास 4 एटम होते ही, और हाइड्रोजन अगर 4 अपने एक एक एटम देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्बन की उपस्थिति। भाई कार्बन है कहाँ कहाँ उपस्थित, ये भी तो पता होना चाहिए, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। कार्बन प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कार्बन कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो 2 अवस्था में पाया जाता है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो कि 2 अवस्था में पाया जाता है, पहला स्वतंत्र अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। ठीक, स्वतंत्र अवस्था में कार्बन के मुख्य 2 रूप पाए जाते हैं। अब ये भी जान लो कि चलो यहाँ पे तो आपको पता चल गया, एक होता है स्वतंत्र अवस्था, एक होता है संयुक्त अवस्था। अब स्वतंत्र अवस्था के अंदर भी उसके 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, तो हीरा और ग्रेफाइट। बकमिस्टर फ्लोरीन अभी हाल ही में खोजा गया, लेकिन अभी तक इसके गुणधर्म के बारे में खोज नहीं हुई है। तो वो जो 2 स्वतंत्र अवस्था में कार्बन के मुख्य रूप पाए जाते हैं, एक है हीरा और एक है ग्रेफाइट। अगर तीसरी की बात करें, जो कि अभी आपको नहीं बताना है कहीं भी एग्जाम में, बस आप जान लो, तो वो आपका बकमिस्टर फ्लोरीन है, जिसके बारे में भी अच्छे से खोज नहीं हुई है। लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ 2 ही बताना, तीनों मत बताने लगना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं संयुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था में कार्बन प्रकृति में यौगिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अभी जो हमने बात किया वो स्वतंत्र अवस्था में बात किया। जैसे कि स्वतंत्र अवस्था है क्या, हीरा डायरेक्ट आप अगर उसको लोगे तो आप उसे यूज कर सकते हो। ग्रेफाइट, उसे डायरेक्ट अगर आप उसको थोड़ा सा क्या किया जाए, यूज कर सकते हो, तो वो वैसा ही यूज होगा। लेकिन ये जो यौगिक होता है, इसको क्या किया जाता है, ये डायरेक्ट शुद्ध रूप से आपको नहीं मिलते हैं, इसको आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको कहते हैं संयुक्त अवस्था। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्वतंत्र अवस्था क्या है, तो स्वतंत्र अवस्था मतलब खुले रूप से जो पाया गया, हीरा जैसे एकदम खुला रहता है, मतलब उसमें कोई भी हम कुछ भी नहीं करते हैं। आपको हीरा मिल जाएगा तो आप उसे जाके कहीं भी बेच दोगे कि हाँ भाई मेरे पास हीरा है, ये लो। लेकिन जो संयुक्त अवस्था में चीज होते हैं, उसे हमें वैसा बनाना पड़ता है, हकीकत में वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेना। तो संयुक्त अवस्था में कार्बन प्रकृति में यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती है, यौगिक के रूप में पाया जाता है। और ये किसके अंदर होता है, तो स्वतंत्र अवस्था के अंदर होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार हल्का से वीडियो को पॉज करो, चीजों को फिर से एक बार 10 सेकंड पीछे जाओ, 20 सेकंड पीछे जाओ, और एक बार और समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, अपरूप किसे कहते हैं। आपने अपरूप बहुत सुना होगा
कि ये अपरूप है, कार्बन के ये अपरूप हैं, जैसे कि हीरा और आपका ग्रेफाइट हो गया या बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ये कार्बन के अपरूप है। तो अपरूप होता क्या है, अगर ये डेफिनेशन में पूछा जाए 1 नंबर में, तो विभिन्न भौतिक रूप जिनमें कोई तत्व पाया जा सकता है वह उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। समझ में आ गया? विभिन्न भौतिक रूप यानी कि अलग अलग भौतिक रूप में कोई तत्व पाया जाता है, ठीक है, जिनमें कोई तत्व पाया जाता है वह उस तत्व का क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। ठीक है, इस चीज को बस आपको लिखना है और आपको 1 के 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अगर पूछे जाए 5 नंबर में, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। हीरा एक अनोखी चमक वाला रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। आपको पता है हीरा में चमक होता है, साथ ही साथ वो एक रंगहीन पारदर्शी का मतलब बता देता हूं, जिसे आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका शीशा होता है ना, इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो आपको आर पार दिखता है, वैसे ही हीरा के अंदर भी ये चीजें होती है। ठीक है, और एक चमक तो उसके अंदर होती है। हीरा काफी भारी होता है, और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, हीरा भारी भी होता है तथा ये अत्यधिक कठोर होता है, कठोर होता है, ये भी आपको पता है, हमने पीछे वाले चैप्टर में ही पढ़ा है। एक चीज याद रखना, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर को एक लाइन से पढ़ना, सभी एक दूसरे से क्या है ना, जुड़े हुए हैं। अगर आप पीछे वाले नहीं पढ़ोगे और डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़ने लगोगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, हीरा जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, तथा तेज गर्म करने पर हीरा जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, ये चीज आपको पता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक अधातु है। ठीक, तथा तेज गर्म करने पर हीरा जलता है। जब आप उसे बहुत तेज गर्म कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, हीरा जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाएगा। और एक चीज याद रखना, जो हीरा है ना पूरी तरह से जल जाएगा, मतलब कि उसका राख नहीं बचेगा। ये मत सोचना कि हीरा जलेगा तो राख भी बच जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि कार्बन का वो शुद्ध रूप है। ठीक है, उसमें जो है ऐसा नहीं है कि राख भी बचने लगेगा, कि ये जो बच जाता है ना अवशेष, कोई अवशेष नहीं बचेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट एक धूसर काला अपारदर्शी पदार्थ है। आप सभी लोग पेंसिल यूज किए होंगे या करते भी होंगे, तो उसका जो नोक होता है वो कैसा होता है, काला होता है। धूसर का मतलब है धुंधला सा। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने देखा है ना पेंसिल कैसे चलता है, तो उसी को कहते हैं धूसर। अपारदर्शी पदार्थ है। क्या आप पेंसिल से आर पार देख सकते हो, बिल्कुल नहीं देख सकते। मतलब पेंसिल की जो नोक होती है काला सा, उसके आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते। ग्रेफाइट हीरे से हल्का होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट हीरे से क्या होता है, हल्का होता है, मतलब कि उसका उल्टा। ग्रेफाइट कोमल है और छूने में फिसलने वाला है। आपने उसकी पेंसिल की नोक देखी होगी, कितना फिसलने वाला होता है और कोमल सा होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, हल्का होता है और कठोर भी नहीं होता है। ये भी आपको पता है, देखते होगे थोड़ा सा ज्यादा आपने कटर से वो कर दिया, बस वो टूट जाता है ना। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। बस एक ही चीज याद रखना, अधातु में एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जो विद्युत का चालन करता है। ये आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। कौन से वाले में, मेटल एंड नॉन मेटल में। तेज गर्म करने पर ग्रेफाइट भी जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, मैंने आपको पीछे ही बताया, लेकिन वो अधातु है, तो फिर हीरा क्यों नहीं चालन करता, वो भी तो अधातु है और वो भी तो स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है जैसे ग्रेफाइट पाया जाता है। तो वहां पर आपको जवाब देना है, क्योंकि हीरा क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और याद रखना, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, यानी कि वही वो सुचालक होगा जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही वहां पर जो है क्या होता है, कोई चीज सुचालक होता है। इस चीज को बस आपको ध्यान में रखना है। और हीरा में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये हीरे का संरचना है, इसको भी आप याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है 5 नंबर में, तो आप इस चीज को अगर अच्छे से बना लोगे ना, तो आपके 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु, जितने भी ये कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये जो है डॉट डॉट, ये क्या है, कार्बन के परमाणु है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये एक कार्बन परमाणु है, मान लो कि ये सबका मेन है, हेड वाला है। ठीक है, सबका जो कहते हैं ना लीडर, ये वाला अगर कार्बन लीडर है, तो देखो इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो मैंने भी तो यही बताया कि जो इसकी संरचना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो फिर आपको संरचना भी तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि संरचना क्या होता है। तो आपको वहां पर लिखना है कि कार्बन के प्रत्येक जितने भी
कार्बन होते हैं सब चार चार किससे जुड़े होते हैं, अन्य कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर इस डायग्राम को आगे और बनाया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं सबके बीच में बहुत ही ज्यादा मजबूत आबंध बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मजबूत आबंध बना हुआ होता है। ये चीज भी आपको लिखना है, बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि अच्छा मतलब हर कार्बन चार से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला तो चार से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये तो शुरुआत है ना, पहला आप यहाँ पे छोड़ दो। अब जैसे इसकी बात करोगे कि ये चार से कैसे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये आपका हेड है, ठीक है, पहले, दूसरा, ये क्या है, तीसरा, और अगर इसके आगे की बात की जाए तो देखो ये हो गया चौथा। ये वाला अगर हेड है, मान लो ये आपका मेन है, लीडर है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाला अगर लीडर है तो देखो इससे कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है ना, 4। मतलब कि ये चीज फैक्ट है कि जितने भी, अब जैसे कि मान लो आपको अच्छा ठीक है ये तो है, इसका करके दिखाओ, ये वाले का, तो देखो ये होगा इसका हेड। ठीक है, ये इसका क्या है, हेड है। देखो 1 2 3 4, तो इससे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जितने भी इसकी संरचना है सब में चार चार अन्य कार्बन के साथ वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, और सबके जो बॉन्डिंग है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से जो है, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पाए जाते, जिस वजह से हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, वो क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम ग्रेफाइट की संरचना की बात करेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है। भाई ये तो अधातु है, पता होना चाहिए ना, ये क्या है, एक अधातु है, ये आपको भी पता है। और पहले आपने पिछली जो चैप्टर थी मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी आपने पढ़ रखा है। तो देखिए ग्रेफाइट क्रिस्टल में सहसंयोजक आबंध द्वारा केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मैंने हीरा के बारे में कितना कार्बन परमाणु बताया है, 1 2 3 4, और ग्रेफाइट कितने से जुड़ा हुआ होता है, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। उसके पास एक का जो परमाणु है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। और मैंने आपको पीछे क्या बताया है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए मतलब कि वो विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, और इसमें जो भी मेन चीज है, ठीक है, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर है। अब देखो आप कहोगे 3 कैसे, तो देखो मान लो 1 2 और ये वाला एक 3, इसके अलावा तो कहीं से नहीं जुड़ा हुआ है ना। आप कहोगे नहीं ये तो यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, ये वाला छोड़ दो, देखो कितने से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 से ही जुड़ा हुआ है ना, देख रहे हो। मतलब कि इसमें जो लेकिन कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट वाले सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, मिस हो रहा है, यानी कि फ्री है। तो फ्री होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, ये स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी होगा। इस स्ट्रक्चर को याद करने के बाद आपको ये बताना है, ये जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो खुद याद आ जाएगा कि मैंने आपको बताया 3 से जुड़े हुए होते हैं। तो आप कहोगे कि कार्बन में ये सिर्फ 3 की बॉन्ड, मतलब एक दूसरे से 3 केवल 3 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। एक जो उनका होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में रहता है, जिस वजह से वो विद्युत का चालन करता है। आप एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, हीरे के उपयोग बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए हीरे का उपयोग, जो कि पूछा जाता है 2 नंबर में, तो हीरे को हम कांच काटने के उपकरण हेतु उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हीरा जो है कांच को काटता है, कहा जाता है ना कांच ही कांच को काटता है, आपने सुना होगा। तो उसका यही है कि हीरा जो है उससे कांच कटती है। ठीक है, आगे देखते हैं, हीरे का गहने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा डायमंड बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन लोगों की शौक होती है कि वो डायमंड यूज करें। ठीक है, किसके लिए, गहने के लिए। तो एक तो ये हो जाएगा। हीरे को नेत्र सर्जरी द्वारा मोतियाबिंद दूर करने उपकरण हेतु उपयोग किया जाता है। तो मोतियाबिंद दूर करने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। आप इस 3 फैक्ट को 2 नंबर में लिख सकते हो, सफिशिएंट है। आगे देखते हैं, ग्रेफाइट के उपयोग बताइए। तो आपको यहाँ पर ग्रेफाइट के उपयोग बताने कि भाई इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को सेल में, आपने बैटरी देखा है, आप सभी ने बैटरी यूज किया होगा बचपन में, या फिर आपने टॉर्च वॉर्च में देखा होगा, बैटरी होती है, उसमें एनोड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, आपने बैटरी के अंदर में देखा है एक काला कलर का लाइन सा रहता है, पतली सी, वो जो होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ठीक है,
ग्रेफाइट को विद्युत मोटर के कार्बन ब्रूश के लिए प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को विद्युत मोटर में भी यूज किया जाता है और किसके लिए, तो कार्बन ब्रूश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हो हम डेली ग्रेफाइट का यूज करते हैं किसकी तरह, पेंसिल के लिए। तो ये 4 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और ये भी आपके 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। और अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा ना, तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों के उपयोग बताइए, तो आप इसके 4 बता देना, उसके 3 बता देना, आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में बात कर लेंगे और एक MCQ क्वेश्चन भी है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं पता है, तो इसलिए हम ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं और आपसे इससे एग्जाम में क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए। बकमिंस्टर फ्लोरीन कमरे के ताप पर क्या होता है, तो एक काला ठोस होता है। क्या होता है, एक काला ठोस होता है। इसकी संरचना देखो, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था MCQ में और आपको याद भी होगा कि बकमिंस्टर फ्लोरीन किसकी तरह दिखता है, तो मैंने आपको बोला था ना फुटबॉल की तरह दिखता है, याद है मैंने आपको बोला था। तो देखो क्या इसकी फुटबॉल जैसी संरचना है ना, फुटबॉल ऐसा ही होता है ना। अगर आप इसको कलर भर दो, मान लो इसको मैंने भर दिया, देखो फुटबॉल जैसा ही दिखेगा, देख रहे हो, गोल सा, है ना। तो इसकी संरचना किसकी जैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। आगे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, भाई कार्बनिक यौगिक किसे कहते हो, तो बहुत ही इजी सा आंसर है, कार्बन की यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब भाई जो कार्बन की यौगिक होगा उसी को तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे और किसी को तो कहेंगे नहीं। अब कार्बनिक यौगिक के प्रकार बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये पूछा जाए, 5 नंबर में पूछा जाएगा और आपको सबके बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कार्बनिक यौगिक के प्रकार कौन से हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल्स हो गए, अल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोजेलिक एसिड हो गए, ये सभी कार्बनिक यौगिक के प्रकार है, ठीक। आगे देखते हैं, अब पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो जब आप हाइड्रोकार्बन याद कर लोगे ना, तभी आपको इसका पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नाम में क्या क्या है, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि कार्बन्स यानी कि कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया आपको, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको हाइड्रोकार्बन्स याद हो गया ना तो आप डेफिनेशन बोल दोगे, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इंग्लिश में। तो अब हम जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक बंधुओं द्वारा संलग्न होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, एक बंधुओं द्वारा जो जुड़े हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। अगर आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जगह अल्केन पूछा जाए तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही अल्केन कहते हैं। तथा इन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एन के साथ समाप्त होते हैं। तो अब जो है हम नामकरण भी जानने लगेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है तो अल्केन है, ये हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि इन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एन के साथ समाप्त होते हैं, यानी कि जितने भी नाम जिसके लास्ट में एन लग जाए, ठीक है, ये एन आप समझ जाना कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और समझ जान, और एक इसके साथ साथ एक और तरीका है, आपको एक चीज़ पहले से ही पता है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बंधुओं द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि उनके बीच में बॉन्ड कितने का बन रहा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, यानी कि एक ही आबंध बन रहा होगा। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि ये संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। ये स्ट्रक्चर देख के आप पता कर सकते हो, देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है, आपको पता चल गया कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक। अब देखिए इसका हम नामकरण जानेंगे, जैसे कि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, संरचना देख रहे हो, ये किसका है, तो CH4 मीथेन का है। तो मीथेन का नाम मीथेन कैसे पड़ा, ठीक, ये हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो मीथेन में क्या है, CH4, मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। CH4 का मतलब क्या है यहाँ पर, तो CH4 का मतलब है कार्बन, एक कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 हाइड्रोजन है।
CH4 का मतलब यही है कि यहाँ पर एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। यही बताया जा रहा है ना ये सूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है। तो ये जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये लिस्ट, इस लिस्ट को आपको याद कर लेना है और आपको कॉपी में भी लिख लेना है। अगर आप इसे याद नहीं रखते हो तो फिर मेरा ये पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, देखो अगर एक कार्बन परमाणु होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। ठीक है, ये चीज लिखते जाना है, एक कार्बन परमाणु को मेथ लिखेंगे। अगर 2 कार्बन परमाणु होगा तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। अगर 3 कार्बन परमाणु होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अगर 4 कार्बन परमाणु होगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अगर 5 कार्बन परमाणु होगा तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अगर 6 कार्बन परमाणु होगा तो क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। अगर 7 कार्बन परमाणु होगा तो हेप्ट, और 8 को हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट। 9 तो होता ही नहीं है क्योंकि उनको तो बस 8 कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो 8 तक ही होता है, बाकी ये जो नीचे का है ये हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कितना कार्बन है, तो आप कहोगे सिर्फ एक कार्बन है। CH4 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहा जाता है, मेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथ कहा जाता है। चलिए, तो हमें पता चल गया कि एक कार्बन को क्या कहा जाता है, मेथ कहा जाता है। ठीक है, हमने लिख भी लिया कि मेथ कहा जाता है। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है अल्केन का है और साथ ही साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो लास्ट में क्या लगा होगा, एन लगा होगा। तो मेथ प्लस हम क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं। कर दिया, मेथ प्लस एन क्या होता है, तो मेथेन होता है। तो आपको पता चला CH4 का नाम मेथेन कैसे पड़ा, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब उसी तरह से हम एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मुझे उम्मीद है अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे 2 कार्बन है। इस स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, C2 और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 है, यानी कि 6 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस बार ऐसे नहीं बताया, आप तो समझ ही गए होगे। यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2 तो 2 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो H 6 लिख दिया। समझ में आ गया। अब इसका नाम कैसे पड़ा, एथेन। तो अगर 2 कार्बन होते हैं तो उसे क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट बता रहे हैं ना आपको, क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो हमने भी क्या किया, हमने भी एथ लिख दिया। ये C2 को क्या लिख दिया, एथ लिख दिया। और फिर लास्ट में किससे समाप्त होता है, एन से, तो हमने एक एन लिख दिया। एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एथेन। तो पता चला C2H6 को कैसे एथेन लिखते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे देखो समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो सूत्र है ना, यही सूत्र सारे काम करते हैं। अब ये सूत्र क्या मदद करता है आप बोलोगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही क्यों लिया, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन के साथ हम 8 हाइड्रोजन भी तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं। अल्केन का एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या है, तो सूत्र है CnH2n+2, जहां पर n क्या बताता है, तो n अल्केन की एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या है, यानी कि ये कार्बन का नंबर बताता है। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है ये बताता है। जैसे कि मेथेन में कितने कार्बन थे, 1 कार्बन थे, तो हम कैसे लिखेंगे, C1 लिख देंगे, n की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर हम H को H लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो हम 2 लिख देंगे। गुने में फिर यहाँ पर क्या लिखा है, n लिखा है। n कितना है, तो n तो हमें पता है 1 है, तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया। फिर क्या है, +2, तो हमने +2 को यहाँ पर सेम उतार दिया। अब 2 गुने 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 2 हो जाएगा, और फिर उसमें +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 हो जाएगा। तो अब पता चला एल्केन में हमने यहाँ CH4 में 4 हाइड्रोजन क्यों लगाया, समझ में आ गया। ये होता है अल्केन का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 कार्बन हो, ठीक है, तो हम n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को हम सेम वैसे उतार देंगे, H, ये 2 को भी हम सेम वैसे उतार देंगे। गुने में क्या लिखेंगे, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पर n कितना है, 2, तो हमने 2 कर दिया, और फिर +2 सेम उतार देंगे। तो 2 गुने 2 +2 कितना होता है, तो 2 दूनी 4, और 4 + 2 6, तो C2H6 कैसे आया, समझ में आ गया। नाम भी आपको पता चल गया कि अगर 2 कार्बन होगा तो एथ, अगर
ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हमने तो ये चलो इसमें देख लिया, अगर यहाँ पे C4 हो जाए, ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए C4, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन के कितने लगेंगे, तो पहले आप यहाँ पर जितना भी आपको रखना है 2 गुने 4 प्लस 2 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10, यानी कि C4H10 को अगर हमें बताना हो कि इसका नाम क्या है तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, तो 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 कार्बन परमाणु वाले को ब्यूट। तो हम क्या करेंगे, ब्यूट प्लस में लास्ट में क्या लिखा था, एन, तो क्या हो जाएगा C4H10 यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल इस चीज को आपको याद कर लेना है। अगर आप इसे याद नहीं रखोगे, और ये जो है ना मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सारे के सारे जितने भी इस तरह के नामकरण होंगे सब में यूज होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको एन बताया था ना, लास्ट में एन, ये सिर्फ अल्केन को पहचानने का तरीका है। अभी आगे जो हम और पढ़ेंगे उन सब के अलग अलग होंगे लास्ट में, समाप्त में पहचानने का तरीका, ठीक है। ये सिर्फ एन का तरीका है। अगर एन व अल्केन होगा तो हम लास्ट के एन से पहचान सकते हैं कि भाई ये एल्केन ग्रुप से संबंधित है, ठीक। लेकिन ये वाला जो बताया ये सब में फॉलो होगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं। इसी तरह से अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई ये तो अल्केन का फॉर्मूला है CH4, तो आप बोल ही दोगे कि ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्यों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक आबंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड। क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस चीज को याद रखना, डबल बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, द्विआबंध, यानी डबल बॉन्ड बना रहा है। और ये हो गया आपका त्रिआबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। देख रहे हो, हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एथीन और एथाइन 2 महत्वपूर्ण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु के बीच एथीन में 2 आबंध तथा एथाइन में त्रिआबंध होता है, ठीक है। एथाइन में 3 आबंध होता है। ये चीज पहले तो आप लिख सकते हो। एक चीज याद रखना, इसमें कार्बन का C1 से शुरू ही नहीं होगा, इसकी काउंटिंग C2 से शुरू होगा। और क्यों C2 से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। क्या एक कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल नहीं। कम से कम एक कार्बन या कुछ तो होगा जो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, साझाकरण होगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक कार्बन कैसे साझा करेगा भाई, तो इसमें हमेशा डबल बॉन्ड बना होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसे कैसे पहचानेंगे तो वो आगे देखते हैं। एथीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए, तथा कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। अब ये मत समझना कि आपने जो पढ़ा है वो एल्कीन आपने पढ़ लिया, ये एल्केन है, बस हल्का सा नाम में चेंजेस है, देख रहे हो, हल्का सा। तो ये अलग है, एल्कीन और अल्काइन, ये 2 अलग है और ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, इससे आप पहचान सकते हो कि भाई ये तो अल्कीन है। और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिससे आप पहचान सकते हो ये तो अल्काइन है, ठीक। समझने का ये तरीका है। सबके फॉर्मूले थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, ये अगर पूछा जाए एल्कीन किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एल्कीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहीं पे पढ़े हैं, जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा संलग्न यानी कि जुड़े हुए होते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, ठीक। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। और एल्केन का क्या होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो उसका था CnH2n, यही था ना, +2 ये था। लेकिन इसमें आप +2 को भूल जाओ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। +2 को भूल जाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और इसमें क्या करना है, C जो हमें पता होगा, जैसे कि एक कार्बन तो हो नहीं सकता, ये तो मैंने अभी बता दिया है, तो 2 होगा कम से कम, तो 2 यानी कि C2H कर देंगे, फिर 2 को 2 लिख देंगे, और N में क्या कर देंगे, जो यहाँ पे C के पास लिखेंगे तो गुने क्या कर देंगे, ये वाला यहाँ पे उतार देना है, हो जाएगा 4 यानी कि C2H4। देख रहे हो यहाँ पे C2 क्या किया गया है, 2 गुने 2 यानी C2H4 हो जाएगा। वैसे ये 3 कार्बन के साथ भी कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, फिर H लिख देंगे, 2 को 2 उतार देंगे, जैसा कि फॉर्मूला में दिया हुआ है, ये 2 हमने उतार दिया, और फिर ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, तो 3 लिख दिया। कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 यानी 6, तो C2H6 हो जाएगा।
समझ में आया कैसे हुआ? अब आपको समझ में आ गया ना, कहीं कोई डाउट नहीं। अब ये C2 को क्या कहेंगे? तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। एल्काइन किसे कहते हैं? एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु कितने आबंध बनाते हैं? 3 आबंध द्वारा संलग्न या फिर जुड़े हुए होते हैं, अल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n। पहले हमने +2 पढ़ा था, फिर प्लस भी हटा दिया था, सिर्फ 2n तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे -2, यानी कि CnH2n -2, जहाँ n क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है। बस आप इतना समझो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 कार्बन परमाणु होता है n = 2, तो कैसे होगा? तो C को हम लिख देंगे 2, H को फिर क्या लिख देंगे? H की तरह, फिर 2 को 2 हम उतार देंगे, और फिर ये वाला n जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही हम ये वाला 2 यहाँ पे उतार देंगे, और फिर क्या कर देंगे? ये -2 को फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे जो लिखा हुआ है। तो 2 × 2 कितना हो जाता है? 4, और 4 - 2 कितना हो जाता है? तो 2, यानी कि C2H2 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी होगा। यदि एल्केन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी कि n = 3, तो क्या करेंगे? C3 लिख देंगे, H को फिर क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे, फिर गुने में 3 लिख देंगे, फिर -2 कर देंगे। 2 × 3 6, -2 = 4, तो C2H4 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे होता है ये? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो कमेंट करना। अब हम एल्कील समूह की बात करेंगे, और ये उससे अलग है। ऐसा मत समझना कि ये उसी समूह का है। एल्कील समूह जो है उससे अलग है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो मैंने नहीं बताया था। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें एन लग जाएगा, ये आपको बता रखा था। अगर द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लगेगा तो इन लग जाएगा, और त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो आयन लग जाएगा। ये भी आपको याद है। हमने अल्केन में एन तो पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ एल्कीन में नहीं पढ़ा था। तो इसमें क्या लग जाएगा एल्कीन में? तो एल्कीन में आपका लग जाएगा इन, ठीक है। जैसे कि यहाँ C2H6 है तो इसका नाम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C2H6 है तो इसका नाम क्या होगा? तो C2 को क्या कहते हैं? तो आपने यहाँ पे पढ़ रखा है कि भाई C2 को तो कहते हैं एथ, और यहाँ पे द्विआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या लगते हैं? द्विआबंध युक्त इन। तो एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? तो आपको एथीन हो जाएगा ना? समझ में आ गया? इसी को देखते हैं, C2H4 क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम देखते हैं। तो C2 क्या होता है? तो आप कहोगे C2 जो होता है वो तो हमारा एथ होता है, और फिर क्या हो जाएगा? लास्ट में इन लग जाएगा, तो ये C2H4 एथीन का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, ये C3 हो जाएगा, मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे C3H6 को क्या कहेंगे? तो आप 3 को देखने जाओगे, 3 को क्या कहते हैं भाई? तो 3 को तो कहते हैं प्रोप। तो प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा? तो प्रोपीन हो जाएगा। तो C3H6 क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप पहचान सकते हो। अब इसमें अगर बात कर ले एल्काइन को कैसे पहचानेंगे, तो एल्काइन को पहचानने के लिए लास्ट में क्या लगा होगा? आइन लगा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एल्काइन का पता करते हैं, C2H2 का क्या होगा? तो C2 को क्या कहते हैं? तो आपको पता है एथ, और प्लस में यहाँ पर क्या होगा? लास्ट में क्या लगेगा? आइन, तो एथाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के कितने वो हैं? तो 3 है। एक सेकेंड, ये गलत हो गया है, ये चीज़ ध्यान में देना आप। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। प्रोप प्लस क्या हो जाएगा? लास्ट वाला आइन। एल्काइन में क्या लगता है? लास्ट में आइन लगता है। लास्ट में क्या लगता है? आइन लगता है इसमें, ये याद रखना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो C3 हो जाएगा प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप किसी का भी नामकरण कर सकते हो, जो मैंने बताया सिर्फ उसी का नहीं, आप किसी का भी कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एल्कील समूह किसे कहते हैं? अब एल्कील समूह की बात करते हैं। एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से बना समूह एल्कील समूह कहलाता है। मतलब कि एल्केन के अणु में, आपने एल्केन सबसे पहले पढ़ा था, याद है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। ये एल्केन का था ना, जिसको हम लास्ट में कैसे पहचानते थे? n से पहचानते थे। ये वाला मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा था? ये वाला एल्केन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एल्केन, ठीक है, एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से बना समूह एल्कील कहलाता है। अब कहोगे कैसे? तो याद है मैंने जो आपको ये डायग्राम बताया, ये डायग्राम मैच खाता है ना? ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, दोनों मैच कर रहा है ना?
इससे बस इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसी को कहते हैं एल्कील, कि एल्केन अणु में एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हटा दिया तो वो एल्कील कहला गया। बस ऐसे याद कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैथिल समूह और एथिल समूह। मैथिल समूह तो आपको पता होगा कौन सा हो जाएगा, CH4, और यहाँ एथिल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे C2H क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पे, यानी कि CH4 में एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे तो कितना बचेगा, तो CH3। तो CH3 किसको कहते हैं, मैथिल समूह को। और यहाँ पे कार्बन का 2 है और एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5, किसको कहेंगे, एथिल समूह को। समझ में आया किसे कहते हैं, एल्कुल समूह, जिसमें एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। एल्केन के पूरे जो अणु होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को बस हटा देना क्या कहलाता है, मैथिल समूह। और एथिल समूह यानी कि वो कहलाता है एल्किल आपका। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। एल्केन में आपने देखा ही था, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे थे और इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को बस हटाया है, वो एल्किल समूह हो गया। आगे देखते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। तो ये देख रहे हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो आपका कार्बन है उसके अंदर एक और गुण होता है। एक तो वो सीधा लाइन में CC करके मैंने बताया था ना, कि एक वो सीधी लाइन बना सकता है, एक वो खांखित लाइन बना सकता है, मतलब कि CC है, एक नीचे भी इधर आ गया, इसका मन हुआ तो इधर भी आ गया, इस तरह भी वो कर सकता है। और एक बताया था कि वो रिंग बना सकता है। रिंग मतलब कि क्लोज्ड, ठीक है, बंद बना सकता है, बंद। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। जिनमें कार्बन परमाणु वलय यानी कि रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चक्रीय का मतलब आप सभी को पता है, एक गोला इस तरह का। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, कहलाते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में साइक्लोहेक्सेन देख लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन का आपका जो है क्या है, संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, सूत्र है। देखिए यहाँ पर क्या है, C6H12। देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिखा है, 12। हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और सब पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि C6H12। उसी तरह का एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, जिसका सूत्र C6H6 है। क्या आप इससे C6H6 बना सकते हैं? बहुत ही आसान है। कहोगे कैसे? बस यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दो, 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 यहाँ से ये हाइड्रोजन बता दो। कितने हाइड्रोजन बचे, 1 2 3 4 5 6, मतलब सबके ऊपर सिर्फ एक एक हाइड्रोजन हम रख देंगे। तो क्या C6H6 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इस तरह का आप बना सकते हो। आगे देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो अब हम इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी तक तो मैंने बेसिकली समझा और मैंने इसीलिए कहा भी था कि आगे देखना, समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले CH4 का नामकरण करेंगे, यानी कि मीथेन का। हमें पता है कि CH4 मीथेन नाम होता है, लेकिन कैसे मीथेन नाम पड़ा वो अब हम देख लेते हैं। इस यौगिक में कार्बन परमाणु कितना होता है? 1 होता है, जिसे क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। मैंने बताया ही था, सूचित किया जाता है। इस यौगिक में सभी एकल आबंध है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह क्या है? संतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को N द्वारा सूचित किया जाता है, ये मैंने पहले ही बता रखा था। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं? तो एल्केन भी कहते हैं, मैंने पीछे बता रखा था, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। तो 1 को हम कहते हैं, एक कार्बन परमाणु को मेथ कहते हैं, तो हमने मेथ लिख दिया। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को N द्वारा सूचित किया जाता है, तो हमने एक N लिख दिया। दोनों को जब हमने प्लस किया तो क्या बना? मेथेन बना। देखिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो समझ में आया कैसे हुआ? मैंने तो ये पहले भी बता रखा है, फिर भी देख लो। इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन के सभी एकल आबंध हैं। यहाँ आपको पता चल रहा है एक आबंध है ना, इसलिए यह संतृप्त होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एन लगाकर सूचित किया जाता है। तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा।
आगे देखें, अब द्विआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण देखेंगे। मैंने ये भी आपको समझा रखा है, फिर भी देख लेते हैं। IUPAC पद्धति द्वारा द्विआबंध युक्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण में द्विआबंध की उपस्थिति को ईन लगाकर सूचित किया जाता है। तो कैसे सूचित किया जाता है? ईन लगाकर। मैंने ये बात पीछे भी बता रखा है, फिर भी C2H4 का नामकरण देखेंगे तो इसमें कितने हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है? तो 2 है, जिन्हें क्या लिख के सूचित किया जाता है? एथ लिख कर किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन में कितने आबंध बन रहे हैं? तो द्विआबंध बन रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। और असंतृप्त को क्या लगाकर सूचित किया जाता है? यहाँ पे हल्का सा कट रहा है तो ईन लगाकर सूचित किया जाता है। तो देखिए फिर यहाँ पर एथ प्लस ईन क्या हो जाएगा? एथीन। और एथीन का साधारण नाम एथिलीन होता है, और साधारण नाम भी आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए साधारण नाम भी आप याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं। त्रिआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, ये भी हम जानते हैं। इसमें क्या होता है? IUPAC पद्धति द्वारा त्रिआबंध युक्त हाइड्रोजन कार्बनों के नामकरण में त्रिआबंध की उपस्थिति को क्या लगाकर हम सूचित करते हैं? आयन लगाकर सूचित करते हैं। अब हम C2H2 का नामकरण देखते हैं। आपको ये तो पता चल गया होगा C2H2 आया कैसे था, मैंने पीछे बता रखा था, यहाँ तो डाउट नहीं होना चाहिए। इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु हैं जिन्हें एथ लिखकर सूचित किया जाता है। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 3 आबंध है, इसलिए यह असंतृप्त है। त्रिआबंध को क्या लगा के सूचित करते हैं? आयन लगाकर सूचित किया जाता है, जैसे कि एथ प्लस आयन क्या हो जाएगा? एथाइन। और एथाइन का साधारण नाम क्या है? तो एसीटिलीन है। ये भी आपको याद रखना है। और अब जानते हैं समावयव किसे कहते हैं। तो समान सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक यौगिक को समावयव कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, कह रहा है समान अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? समावयव कहा जाता है। 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, समझना आप इसे। इसमें कितने कार्बन है आप गिनो। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं? ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं? तो 4 है। 4 है। अब हाइड्रोजन गिरते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? तो आप कहोगे 10 है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्यूटेन C4H10। ठीक है, अब इसमें गिनते हैं कार्बन कितना है? 1 2 3 4। चलो, टोटल कार्बन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहोगे टोटल हाइड्रोजन 10 है, बिल्कुल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है C4H10। अब देखो, इसका भी नाम ब्यूटेन है। अनुसूत्र देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया हुआ है अनुसूत्र क्या है? सेम है। C4H10 दोनों का सेम है ना, लेकिन दोनों की जो आकृति है वो चेंज है। ये कौन सा है? तो ये आपका चैन है, चैन वाला है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि किस किस तरह के हो सकते हैं? तो चैन हो सकते हैं कार्बन के जो होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु का कौन सा श्रृंखला है? ठीक है, तो सीधी श्रृंखला है ना, सीधा लाइन आ रहा है, मैंने बताया था। और ये कौन सा श्रृंखला है? तो खांकित श्रृंखला है। लेकिन दोनों में कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, सिर्फ विभिन्नता क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। इसी को समावयव कहते हैं। समझ में आ गया? नाम में भी हल्का सा चेंज कर दिया गया है, आइसोब्यूटेन, वरना आप इसे पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा वाला है? इसलिए हल्का सा चेंज है, आइसोब्यूटेन इसे कहा जाता है, और इसे सिर्फ ब्यूटेन कहा जाता है। दोनों का अनुसूत्र समान है, C4 इसमें भी है, C4 इसमें भी है, H10 इसमें भी है, H10 इसमें भी है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रहे कि समावयव केवल 4 या अधिक कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बनों के साथ ही संभव है। ठीक है, जिसमें कम से कम 4 कार्बन हो या फिर उससे अधिक हाइड्रोकार्बन हो, तभी ये चीज़ संभव है, वरना संभव नहीं है। मतलब मिनिमम कम से कम 4 कार्बन होने ही चाहिए। अब जानते हैं सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है,
तो सजातीय श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक का एक समूह है जिसमें क्रमागत यौगिक CH2 समूह भिन्न होता है। ठीक है, तो देखिए सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, आपको याद है, एल्केन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, तो एल्केन के बारे में पढ़ा था। तो एल्केन में हमने सबसे पहले किसका जाना था, CH4 का, जिसमें कार्बन का कितना एटम था, एक था। मतलब यहाँ पे कार्बन कितना था, तो एक था, एटम नहीं सॉरी, कार्बन एक था। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, C2H6 के बारे में पढ़ा, फिर C3H8 के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस तरह से एक क्या बन रहा है, एक समूह बन रहा है। इस समूह की खासियत क्या है, तो इस समूह के जो भी है ना, सभी के रासायनिक गुणधर्म जो है, ठीक है, समान है। इस चीज को आपको याद रखना है, सभी के क्या है, समान है। तो ऐसे ही सीरीज को क्या कहा जाता है, सजातीय श्रेणी कहा जाता है। और सबके अपने अपने सजातीय श्रेणी है, मतलब कि एल्केन पढ़ लिया, अल्काइन पढ़ लिया, सबके अपने अपने सजातीय श्रेणी है। और इसके अंदर होता क्या है, तो समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक के एक समूह होता है। बस ये एक समूह होता है, समझ में आ गया आपको। हमने उसके अंदर पढ़ा था ना 2-3 का नाम, जैसे C1 मतलब कि मीथेन का, फिर उसके बाद हमने एथेन का पढ़ा। ठीक है, फिर C3H8 क्या हो जाएगा, तो C3 से क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप प्लस एन प्रोपेन हो जाएगा। फिर C4H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। C4 को क्या कहेंगे, तो ब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ब्यूट प्लस एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से होता है ना। अगर C5 का कर दे तो क्या हो जाएगा, पेंट प्लस एन पेंटेन हो जाएगा। तो इसमें देखो डिफरेंस तो सबसे पहली बात कितने कितने का आ रहा है, 2-2 का आ रहा है, 4, 6, 8, 10, 12। अगर हम इधर देख रहे हो, एक अगर यहाँ पे कार्बन बढ़ा दे रहे हैं तो इधर क्या हो जा रहा है, 2 चेंज हो जा रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, समान संरचना है और रासायनिक गुणधर्म भी सेम है, क्योंकि ये सभी के सभी एल्केन समूह का है। ठीक, तो इसको कहेंगे सजातीय श्रेणी। आगे देखते हैं सजातीय श्रेणी के अभिलक्षण क्या होते हैं। तो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि CnH2n+2। तो इसके अंदर सभी के सभी अल्केन को हम व्यक्त करते हैं ना, मतलब कि हमें मेथेन का भी इसी फॉर्मूले पे बनाते हैं, एथेन का भी हम इसी फॉर्मूले पे बनाए थे, सिर्फ इसी पे। तो यही कह रहा है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि एल्केन का क्या था, CnH2n+2 था ना। एल्कीन का क्या था, तो एल्कीन का था CnH2n, बस इतना ही था। और फिर एक और पढ़ा था अल्काइन, उसका क्या था, तो CnH2n-2 था। लेकिन एक ही सूत्र पे उसके अंदर के सबको हम जान रहे थे ना। तो ये पहला इसका ये टॉपिक हो गया, पहला आपको ये पता चल गया अभिलक्षण। दूसरा देखते हैं, कोई दो लगे हुए क्रमागत का मतलब कि एक लाइन से समजात अपने अनुसूत्र में एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा भिन्न होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया, एक कार्बन परमाणु, देखिए सब में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, और कितने का हाइड्रोजन परमाणु का अंतर आ रहा है, 2 का। तो ये इसके क्या है, अभिलक्षण है। देखिए यही कहा गया है, कोई दो लगे हुए क्रमागत यानी कि लाइन से समजात अपने अनुसूत्र में एक कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा भिन्न होते हैं, मतलब कि दोनों में ये अंतर होती है ना। यहाँ पर आप ये पीछे देख रखे हो, किन्हीं 2 क्रमागत समजातों के आणविक द्रव्यमान में, ये जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, 14 U की भिन्नता होती है। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक समान रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमने पहले ही जान लिया, उसके जो हमने अभी सजातीय श्रेणी पढ़े उसके डेफिनेशन में ये चीज़ हमें बता दिया गया था। सजातीय श्रेणी के सदस्य आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ अपने भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। अगर हम उसके आणविक द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो थोड़ा मोड़ा उसमें जो है परिवर्तन आएगा उसके भौतिक गुणधर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता हो और उसके गुणधर्म को सुनिश्चित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। परमाणु या परमाणुओं का समूह, एक समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता हो, मतलब कि उसको अधिक ताकतवर बनाता हो और उसके गुणधर्म को सुनिश्चित करता हो, एक निश्चित करता हो कि इसके अंदर ये गुणधर्म है, क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हेलो समूह, फिर उसके बाद अल्कोहल समूह, फिर आगे और भी है, सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो हेलो समूह में आपको याद रखना है क्लोरो, ब्रोमो या आइडो, ये 3 हो सकते हैं किसके अंदर, हेलो समूह के अंदर। क्लोरो समूह उपस्थित होता है तो क्या कहलाएगा, क्लोरोमेथेन। जैसे कि यहाँ पर देखो CH3 है और यहाँ पे Cl, ये Cl क्या बता रहा है, ये Cl बता रहा है क्लोरो को। अगर यहाँ पे Br लगा दिया जाए CH3Br तो ये क्या बता रहा है कि ब्रोमो है। अगर यहाँ पे CH3 और I लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये आइडो है। यहाँ पर आप समझ रहे हो, आइडो मेथेन। ठीक, अब आप कहोगे तो जब भी आपको इस तरह का कहीं भी अनुसूत्र मिलता है आप समझ जाना कि वो कौन से समूह का है, हेलो समूह का है। पहचानने का तरीका यही है। कैसे पहचान सकते हो, Cl लास्ट में लगा होगा या Br या फिर I लगा होगा, इससे आप पहचान जानना। ठीक है, एल्कोहल समूह की बात करते हैं। एल्कोहल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। तो एक ऑक्सीजन से बनता है और एक हाइड्रोजन से बनता है, मतलब कि OH। तो जैसे कि मैथेनॉल, मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 और लास्ट में क्या लग गया, OH। ठीक, आगे देखते हैं। अब अल्डिहाइड समूह की बात करते हैं। तो आपको पता चल गया ना, आप कैसे समझोगे कि ये अल्कोहल समूह है। जिसके लास्ट में OH लगा हुआ दिख गया, आप कह देना कि भाई ये तो अल्कोहल समूह का है। जिसके लास्ट में Cl Br I दिख गया, कह देना कि ये तो हेलो समूह का है। ठीक, अल्डिहाइड समूह, अल्डिहाइड समूह में एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु का बना होता है। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला है HCHO। ठीक है, और फिर CH2 का O। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कितने H है, तो 2 है, तो हम इसे H2 लिख सकते हैं। कितने कार्बन है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन लिख दिया और एक ऑक्सीजन है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वैसे मेथेनॉल का फॉर्मूला आप चाहे HCHO लिख दो या फिर CH2O लिख दो, मेथेनॉल का ही फॉर्मूला होगा। ये CHO कैसे लिखा गया, तो आपको पता चल गया, ये CHO है जो यहाँ पर है, और ये H जो है ये मेथेनॉल को डिनोट करता है। अगर लास्ट में आपको CHO कहीं भी दिख जाता है तो आप समझ जाना कि ये अल्डिहाइड समूह का है। कीटोन समूह के बारे में बात करते हैं। तो कीटोन समूह में एक कार्बन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु 2 आबंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो डॉट ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन क्या बता रहा है पता है, कि ये यहाँ पे 2 द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, देखते हैं। प्रोपेनॉन, इसका अनुसूत्र होता है CH3COCH3। देखो यहाँ पर बीच में एक चीज याद रखना, कीटोन जो होता है वो हमेशा बीच में होता है, लास्ट में नहीं होता। इन सब में हमने क्या देखा, लास्ट में CHO जुड़ गया, इसके पीछे भी हमने देखा सबसे लास्ट में Cl जुड़ गया, लास्ट में Br जुड़ गया, I भी लास्ट में जुड़ गया, OH भी लास्ट में जुड़ गया। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये जो है ये बीच में जुड़ता है। देख रहे हो CO, ये बीच में जुड़ता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कार्बोजेलिक एसिड समूह का सिंबल जो होता है वो कैसा होता है, तो -COOH होता है। जब भी आपको ये दिख जाए आप समझ लेना भाई ये तो कार्बोजेलिक एसिड है, जिसे मेथेनोइक एसिड को देखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अब एल्कीन समूह की बात करते हैं। तो एल्कील समूह में एक कार्बन तथा कार्बन के बीच 2 आबंध होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एल्कीन समूह में कार्बन तथा कार्बन के बीच द्विआबंध होता है, ये आप देखो। और एल्काइन समूह की बात करें तो एल्काइन समूह में एक कार्बन तथा कार्बन के बीच त्रिआबंध होता है, और हमने ये पहले पढ़ रखा है ना, एल्कीन एल्काइन, देखो त्रिआबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप कैसे पहचानोगे भाई ये अल्डिहाइड समूह का है, जिसके लास्ट में आपको CHO दिख जाए समझ जाना ये अल्डिहाइड का है। कीटोन को कैसे पहचानोगे, तो जिसके बीच में CO दिख जाए समझ जाना कीटोन का है। कार्बोजेलिक एसिड का -COOH, अगर माइनस ना भी दिखे, ये बस COOH दिख जाए समझ जाना ये माइनस क्या चीज़ बताता है, कि भाई उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इस चीज़ को बताता है। अगर ऐसे ऐसे है मतलब कि डबल बॉन्ड है। ठीक, आगे देखते हैं। हेलो एल्केन्स का नामकरण। अब हम हेलो एल्केन्स का नामकरण करेंगे। अभी तो हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया, ये देखो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब इसका भी नामकरण पढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 -X। और ये X क्या है तो ये मैं बता देता हूँ। इस X के जगह पे आप Cl भी लिख सकते हो, Br भी लिख सकते हो और I भी लिख सकते हो। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जिसकी आपकी ज़रूरत है, इस वजह से यहाँ पर X लिखा हुआ है।
ठीक है, जहां X क्या है, Cl, Bl और I के रूप में निरूपित करता है। IUPAC पद्धति द्वारा हम CH3Cl का नाम रखते हैं। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है। आपको पता है कि CH4 में कितने कार्बन परमाणु होता है, तो एक होता है, बिल्कुल। इसका जनक एल्केन मेथेन है, होता है। आपको पता है, हमने एल्केन में ही मेथेन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मेथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मेथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होते हैं। इस यौगिक में एक क्लोरो समूह होता है, ठीक है। क्लोरो समूह क्यों होता है, ये तो आपको पता है, हेलो एल्केन्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा ना। क्लोरो प्लस मेथेन क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। नामकरण कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। और साधारण नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। समझ में आ गया आपको, क्लोरोमेथेन। और अगर साधारण नाम की बात करें तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। आगे देखते हैं एल्कोहल्स का नामकरण। अब हम करेंगे एल्कोहल्स का नामकरण। और एल्कोहल्स को कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में क्या लिखा होगा, -OH लिखा होगा। एल्कोहल्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है, ठीक। क्या होता है, CnH2n+1 होता है। अभी तक जो मैंने आपको अल्केन, अल्काइन और अल्कीन का पढ़ाया था वो तो अलग, आपको इसको भी याद रखना होगा, कॉपी में लिख लो, इसको भी याद रखना होगा। क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। अब हम IUPAC पद्धति द्वारा CH3OH का नाम रखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या कहा गया है। तो CH3OH यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 है। कार्बन कितना है, 1 है। हमने 1 कार्बन ले लिया, 3 हाइड्रोजन ले लिया, 2 3, और लास्ट में क्या है, OH, तो हमने लिख दिया एक तरफ OH। अब इसमें CH4 होता है, इसमें एक ही आपका जो है कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। इसलिए इसका जनक कौन होगा, मेथेन होगा, क्योंकि मेथेन के अंदर भी एक ही कार्बन होता है, ठीक। और लास्ट में -OH को क्या लगा के सूचित किया जाता है, ऑल लगाकर सूचित किया जाता है। जैसे अल्केन में एन लगा के, अल्काइन में आइन लगा के, अल्कीन में इन लगा के, वैसे ही अल्कोहल में ऑल लगाकर सूचित करते हैं। तो मेथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। साधारण नाम मेथिल अल्कोहल होता है। समझ में आ गया। तो इसमें भी सूचित किया जाने वाला एक नाम है जिससे आपको पता चल जाएगा, जो कि लास्ट में लगाते हैं। आगे देखते हैं अल्डिहाइड का नामकरण देखते हैं। तो अल्डिहाइड का सूत्र क्या है, CnH2nO हो जाता है, बस O इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक। IUPAC पद्धति द्वारा हम इसका नामकरण करते हैं। इसमें क्या है, तो HCHO है ना, ठीक है। तो इसको हम कैसे नामकरण देंगे, तो अल्डिहाइड में एक ही हाइड्रोजन है, तो हमने एक हाइड्रोजन दे दिया, और CHO यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड से CHO को जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी -CHO आए, मतलब कि सॉरी सिंगल बॉन्ड CHO आए, तो आप उसे अल लगाकर सूचित करोगे, और मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। साधारण नाम होता है फॉर्मल अल्डिहाइड, ठीक। समझ में आ गया कैसे नामकरण किया जा रहा है। आगे देखते हैं कीटोन्स का नामकरण देखते हैं। कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, तो कीटोन्स जो होता है उसको हम बीच से पहचानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। कहाँ पर, तो ये देखिए क्या कहा था कि जब भी कीटोन की बात आए तो बीच में CO होता है, यही बताया था ना आपको। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे CO है, बीच में CO है ना, बीच में। तो यहाँ पर भी कीटोन्स का नामकरण पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पे होगा CO, बीच में CO होगा। और ये देखो, ये CO देखे बस हम पता कर लिए भाई ये तो कीटोन्स का है ना। लेकिन कौन सा कीटोन है, पूरा नाम क्या है, तो देखिए इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। अब 3 कार्बन परमाणु होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो पहले वाले को मेथ, दूसरे वाले को एथ, और तीसरे वाले को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं ना। अल्केन प्रोपेन होता है, यानी कि प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अल्केन प्रोपेन होता है क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन परमाणु होता है। तो इसको हम कैसे लास्ट में पहचानेंगे, तो ओन लगा होगा, तो प्रोपेन प्लस ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। साधारण नाम एसीटोन होता है। समझ में आ रहा है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि कीटोन्स जो होता है उसमें बीच से पहचानते हैं, ठीक है। इसमें 3 कार्बन परमाणु होता है। कैसे 3 कार्बन परमाणु है, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को हम क्या कहते थे, तो हमने पढ़ा था ना वहाँ पे जब मैं नामकरण बता रहा था, मेथ, एथ, और तीसरे वाले को प्रोप, 4 को ब्यूट,
5 को पेंट, ठीक है, पढ़ा था। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे, और सॉरी 3 प्रोप कहेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन ही होगा ना। अल्केन में प्रोपेन होता है, अल्केन के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो हमने प्रोपेन यहाँ से उठा लिया, और जब भी ये वाला रहे डबल बॉन्ड CO तो उसको लास्ट में ओन से दर्शाते हैं, तो हमने प्रो प्लस ओन कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, साधारण नाम एसीटोन। आगे देखते हैं कार्बोजलिक एसिड का नामकरण। कार्बोजलिक एसिड कैसे है, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो IUPAC पद्धति द्वारा हम क्या करेंगे, HCOOH का नामकरण रखते हैं, ठीक है। कार्बोजेलिक एसिड के लास्ट में क्या होगा, ये COOH होगा। इसका मतलब है कि ये कार्बोजेलिक एसिड है, लेकिन इसका नाम क्या है। तो इसमें कितने कार्बन है, तो सिर्फ 1 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, यानी कि क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो सिंगल बॉन्ड COOH है इसको ओइक कहते हैं। तो मेथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। और मेथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या है, तो फॉर्मिक एसिड। अब देखो यहाँ पर एक H हमारे पास है, एक C है, हमने C में लिख दिया, इधर OH है और इधर डबल बॉन्ड के साथ O है। समझ में आ गया, नामकरण तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं कोयला कैसे बना था, ठीक है। तो कोयला करोड़ों वर्ष पहले भूमि के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ और पौधों के अपघटन से बना था। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, अगर 1 नंबर में आता है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए कोयला कैसे बना था, तो आपको बताना होगा कि बहुत साल पहले क्या हुआ था कि जो भी पेड़ थे, पौधे थे, ठीक है, किसी भी एक आपदा के कारण, किसी भी तरह की घटना के कारण क्या हुआ कि वो सारे के सारे पेड़ गिर गए, ठीक है। मान लीजिए एक बाढ़ आ गई और बाढ़ में पेड़ सब क्या हुए, गिर गए, ऐसे खड़े थे वो जमीन पर गिर गए। गिरने के बाद क्या हुआ, गिरे रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, लाखों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, वो सभी के सभी पेड़ अपघटित हो गए और किस में बदल गए, तो कोयले में बदल गए। जब भी लकड़ी जलता है तो क्या बनता है, कोयला बनता है ना। वैसे ही क्या हुए, जब वो जमीन पे पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे करोड़ों समय तक, तो फिर क्या हुआ, वो धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आपको जिस तरह से लगे अच्छे से आप समझा देना। लेकिन फैक्ट क्या है कि करोड़ों वर्ष पहले भूमि के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ और पौधे क्या हो गए, अपघटन होकर कोयले में परिवर्तित हो गए। अब पेट्रोल कैसे बना था, तो पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस करोड़ों वर्ष पहले समुद्र के नीचे दफन अत्यंत छोटे पौधे और जंतुओं के अवशेष के अपघटन द्वारा बने थे। तो कोयला तो बना था जमीन पर पेड़ के गिर जाने की वजह से, लेकिन पेट्रोल जो है वो समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु थे, कुछ ऐसा घटना हुआ जिसकी वजह से क्या हुए, सब के सब मारे गए और वहाँ पे परे 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 क्या हुआ, अपघटित होकर वो पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। एक चीज़ याद रखना, पेट्रोल कहाँ से निकलता है, तो हमेशा पेट्रोल जो है वो समुद्र से निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि समुद्र के अंदर ही छोटे छोटे पौधे हो या फिर जीव जंतु हो वो मरे थे, ठीक है, समुद्र के अंदर ही। तो वहाँ पर समुद्र के अंदर में ही वो क्या हुए, अपघटित हो गए और क्या बन गए, पेट्रोल बन गए। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ज्वाला 2 प्रकार की होती है, नीली ज्वाला और पीली ज्वाला, दोनों के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है नीली ज्वाला और एक होता है पीली ज्वाला। अब रही बात दोनों के बीच में अंतर की, तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होती है तो ईंधन पूर्ण रूप से जलकर नीली ज्वाला उत्पन्न करता है। तो जब भी सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, आपने ये चीज़ पहले ही पढ़ रखा है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पर आग नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। तो जहाँ पर सही से ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होती है, ईंधन अच्छी तरह से जलता है, तो नीली ज्वाला देगा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई अपर्याप्त होती है, मतलब कि सही रूप से उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलेगी और मुख्य रूप से क्या देगी, पीली ज्वाला देगी। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है।
इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई सही से मिलेगी तो क्या देगा, नीली ज्वाला देगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं मिलेगा तो पीली ज्वाला देगा। आगे देखते हैं दहन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक आपको देख रहे होगे बताया भी है किस तरह से होता है दहन। वायु में कार्बन यौगिक के जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ मीथेन को, ठीक है, मीथेन है ये, CH4 किसे कहते हैं, मीथेन, और हम मीथेन को जलाने वाले हैं। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में, मैंने कहा ना किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से संपर्क कराया, फिर क्या हुआ, दहन हुआ। दहन होने के बाद जब भी कुछ जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके साथ साथ क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, वाटर, यानी कि जल बनता है। साथ ही जब कोई चीज़ जलता है तो ऊष्मा निकलती है, जिससे आप कहते हो गर्मी, ठंडी, गर्मी निकलती है, और साथ ही साथ एक प्रकाश निकलता है, लाइट देता है। जब भी कोई चीज़ जलता है तो प्रकाश निकलता है, तो यही दहन कहलाता है। आपको ये चीज़ अगर आप बता दोगे ना तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, और अगर ये 3 नंबर का होगा तो 3 में 3 नंबर आपको मिल जाएगा, बस इतना बताने में। और जो चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है वही चीज़ यहाँ पे है। वायु में कार्बन यौगिक के जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके अंदर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कोई अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, कम ताकतवर व्यक्ति किसी को मारकर उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी कि अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई अन्य परमाणु जैसे कि क्लोरीन एग्जाम्पल में लिया गया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो CH4 और क्लोरीन दोनों के बीच में सनलाइट में वो करवाया गया, अभिक्रिया करवाया गया, तो क्या बना, CH3Cl बन गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हट गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर Cl2 है, यानी कि C भी और L जो 2 है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, Cl बन गया, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, तो HCl बन गया। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और इस चीज को भी आपको नोट कर लेना है कॉपी में। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक अकेला उत्पाद देता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH2 और फिर H2 के साथ जब निकेल के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाया जाता है हीट के साथ, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है, एक अकेला उत्पाद देता है। ये क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या है। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। आखिर हम क्यों करते हैं, ठीक है, योग क्यों करते हैं हाइड्रोजन का, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन का योग करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब एस्टरीकरण क्या कहलाता है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया जिसमें कार्बोजलिक अम्ल एक अम्ल एल्कोहल के साथ संयुक्त होकर एस्टर बनाता है, वह एस्टरीकरण कहलाता है। और साथ ही साथ आप NCERT से या फिर आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो उससे इसका एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को आप लोग लिख लेना। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म बताना है, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, और ये OH क्या बता रहा है, नॉल। OH क्या बता रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था ना, कहाँ पर, तो यहाँ पर कि OH जो है वो किस में लगता है, अल्कोहल में, तो लास्ट में इसका क्या लगता है, OH लगता है। मतलब हमें ये पता चल गया वो कौन से ग्रुप से है, तो अल्कोहल ग्रुप से है, पता चल गया ना, देखो, और इसलिए इसका नाम भी है एथे प्लस नॉल। एथे कैसे नाम पड़ा, तो ये भी पता है, यहाँ पर कार्बन के 2 वो है, मेथ, और उसके बाद क्या आता है, एथ आता है। नॉल कैसे पड़ा, OH की वजह से पड़ा।
एथेनॉल जलन, स्वाद और रुचिकर गंध वाला एक रंगहीन द्रव है। ये चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है, समझना नहीं है। एथेनॉल निम्न क्वथनांक 78 सेल्सियस वाला वाष्पशील द्रव है, ठीक है। क्या है? एक द्रव है। यह जल से हल्का होता है। ये क्या होता है? जल से हल्का होता है तथा जल के किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकता है। ये जल के किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकता है। एथेनॉल सहसंयोजक यौगिक भी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सहसंयोजक यौगिक भी है तथा एथेनॉल में कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। एथेनॉल में कोई भी हाइड्रोजन के आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह एक उदासीन यौगिक है। और ये क्या है? एक उदासीन यौगिक है। इसी कारण एथेनॉल का किसी भी लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता लिटमस पे। ठीक, आगे देखते हैं। इस चीज को आपको लिख लेना है। एथेनॉल की रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो दहन के रूप में एथेनॉल का उपयोग, ठीक है। एथेनॉल अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है और जलने लगता है तथा ये ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है। इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, आसानी से लग जाती है और जलने भी लगता है तथा यह ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखो, ये हमारा एथेनॉल है। इसको किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के संपर्क में लाए, दहन हुआ और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सभी दहन में बनता है, और साथ में जल बना और ऊष्मा बना और क्या बनता है? प्रकाश बनता है दहन के वक्त। एथेनॉल में उपचयन अभिक्रिया पड़ते हैं। जब एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो यह एथेनोइक अम्ल में उपचयित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एथेनॉल का उपयोग अगर आपसे पूछ लिया जाए 1-2 नंबर में, तो पेंट के रूप में, औषधि, साबुन, संश्लेषित रबर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। दवाई के रूप में आप जो साबुन यूज करते हैं, संश्लेषित रबर हो गया, इन सब के लिए यूज किया जाता है। मैंने पीछे ही बता रखा है। एथेनॉल ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एथेनॉल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को मदिरा और विस्की जैसे शराब में उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है एथेनॉल क्या होता है? शराब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है और हॉस्पिटल में भी किया जाता है। अब एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और ये COOH आपको पता है ना कहाँ से आया है? बिल्कुल, और CH3 भी आपको पता होगा। एथेनोइक अम्ल खट्टे स्वाद और सिरके की गंध वाला रंगहीन द्रव है। ये क्या है? खट्टा स्वाद होता है और सिरके के गंध वाला एक रंगहीन द्रव है। एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 118 सेल्सियस है। कितना है? तो 118 सेल्सियस। एथेनोइक अम्ल सभी अनुपात में जल के साथ मिश्रित होता है, मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की अब बात कर लेते हैं। तो एथेनोइक अम्ल के लिटमस पर क्रिया एथेनोइक अम्ल प्राकृतिक में अम्लीय है। आपने जो पीछे पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? तो एथेनॉल के बारे में, जो कि क्या था? लिटमस पत्र पे कोई भी वही नहीं देता था, इंडिकेट ही नहीं करता था। लेकिन ये जो है ये अम्लीय प्रकृतिक का होता है तथा नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। एथेनोइक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एक चीज याद रखना, मैं बताना भूल गया था, COOH जब भी आ जाए तो एक चीज समझ जाना, ये वीक एसिड कहलाता है, यानी कि दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, जिसके भी लास्ट में ये दिख जाए समझ जाना ये क्या है? वीक एसिड, दुर्बल अम्ल है। अब हम बात कर लेते हैं एथेनोइक अम्ल के उपयोग की, जैसे कि हमने पीछे की थी। तो सिरके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, और सेलुलोस एसीटेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कृत्रिम रेशा है, यानी मानव निर्मित रेशा। एथेनोइक अम्ल को रंजक, प्लास्टिक और औषधि के बनाने में प्रयोग किया जाता है। 3 पॉइंट आपको यहीं से मिल गया है। ठीक, एक चौथा हो गया आपका कृत्रिम रेशा और एक हो गया सिरका। 5 पॉइंट आप लिख सकते हो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, साबुन क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं साबुन के बारे में। साबुन एक लंबी श्रृंखला कार्बोजलिक अम्ल, जिसे वसा अम्ल भी कह सकते हैं, का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होता है। दोनों में से कोई एक होता है, जिसमें जल के साथ शोधन गुणधर्म होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इसे आपको याद कर लेना है। अब अपमार्जक किसे कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ जिसमें जल में शोधन क्रिया होती है अपमार्जक कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में हम आपस में हम क्या कह सकते हैं?
दूसरे शब्दों में कहे तो कोई भी पदार्थ जो मैल को हटाता है अपमार्जक कहलाता है। कपड़े धोने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो? अपमार्जक का यूज करते हो। वो क्या करता है? तो हमारे कपड़ों से मैल हटा देता है और कपड़े सफ़ेद कर देता है। ठीक। अपमार्जक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होता है जिसमें जल में निर्मलन गुणधर्मता होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। मिसेल का निर्माण बताया जा रहा है कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साबुन का जो अणु होता है वो 2 भागों में बना हुआ होता है। कितने भागों में होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 भागों में बना हुआ होता है। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। किसका? तो साबुन का। मैं लिख देता हूं। जो लंबा हाइड्रोकार्बन का जो भाग होता है वो होता है -COO। ठीक है, और एक दूसरा होता है जो होता है हमारा Na+। ठीक है, और ये जो Na+ होता है ये क्या होता है? ये होता है हमारा आयनिक भाग। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यही यहाँ पर हो रहा है। ये देख रहे हो Na+, ये जो रहता है ये बाहर की साइड रहता है और -CO जो है ये इधर के साइड रहता है। ठीक है, 2 साइड होते हैं इसके। एक जैसे ये मान लो एक साबुन है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो इसके 2 सिरे होंगे। 2 सिरे होंगे। एक सिरा जो होगा वो होगा Na+, ठीक है, आयनिक भाग, और एक जो सिरा होगा वो होगा -CO, सिंगल बॉन्ड CO। ठीक है, -CO मत समझना। अब देखिए, तेल पानी में अघुलनशील है। तेल जो है पानी में घुलनशील नहीं है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पर ये Na देख रहे हो, ये सोडियम लवण है। साबुन का आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से परस्परिक क्रिया करती है। तो मैंने बोला है 2 भाग होते हैं। तो एक जो होता है हमारा कौन सा आयनिक भाग, वो क्या करता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है। जो सोडियम होता है आयनिक भाग, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो जल के साथ अभिक्रिया करता है। और ये जो CO है ये किसके साथ करता है? तो और ये जो है कार्बन श्रृंखला, ये देख रहे हो, ये कार्बन श्रृंखला वाला है, ये किससे अभिक्रिया करेगा? तो तेल से। ठीक है, जो हमारे कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो तेल होते हैं उससे अभिक्रिया करता है CO, और जो पानी से अभिक्रिया करता है वो करता है आपका आयनिक भाग Na, सोडियम। ठीक, दोनों सिरा अपना अपना काम अच्छे से करता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, और इस प्रकार जो है मिसेल संरचना तैयार होती है। ये जो है ये जल में है। मान लीजिए ये जो है ये सोडियम वोडियम ये सब जल में है, और ये जो है ये हमारा तेल है। देखो बोला गया ना तेल की बूंद। इससे कौन निपट रहा है? तो इससे निपट रहा है यहाँ पर जो भी कार्बन का CO है, जो भी कार्बन का श्रृंखला है वो निपट रहा है। और जल से कौन? ये जो बूंदे है, ये जल को मान लो, ये जल की बूंदे है। इससे कौन निपट रहा है? तो इससे निपट रहा है आपका Na। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मिसेल। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। मैंने आपको बता रखा है उनके 2 सिरे होते हैं और दोनों सिरे के विभिन्न अलग अलग गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जलरागी किसे कहते हैं, तो जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन से में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। तो जलरागी और जल विरागी आपको पता चल गया। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि उसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। इस प्रकार वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं कि जो उनका आयनिक सिरा होता है वो क्या होता है? जल की तरफ होता है, और बाकी जो आपका कार्बन का जो सिरा है, दूसरा छोर है, वो क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो तेल होता है वो जल में अघुलनशील होता है। तो तेल क्या रहेगी? पानी की सतह के ऊपर रहेगी। अब अगर तेल पानी की सतह के ऊपर है तो जो कार्बन की श्रृंखला है उसको भी तो ऊपर रहना पड़ेगा, तभी तो उससे लड़ेगा। वरना अगर वही नीचे चला जाएगा और Na ऊपर आ जाएगा तो फिर क्या फायदा? समझ में आ रहा है ना ये चीजें? तो ये होता है मिसेल का निर्माण। आप लोग इसे पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी बुक में अच्छे से। आगे देखते हैं। एक आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम साबुन देखते हैं, उसके बाद हम अपमार्जक देखेंगे।
तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन की बात है। अब अपमार्जक की बात करते हैं। तो अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला युक्त सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा साबुन से झाग नहीं निकलता है। अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं, अर्थात झाग उत्पन्न करते हैं। और जो अपमार्जक होते हैं, जो आपके सर्फ वर्फ होते हैं, उसे आप देखोगे तो कैसा भी पानी हो वो झाग जरूर निकाल देते हैं। अंततः ये कठोर जल तथा मृदी जल दोनों में सफाई करते हैं। ठीक है। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। और ये जो अपमार्जक है, संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। समझ में आ गया ये दोनों चीज़, दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सारी चीज़ों को आप कॉपी में लिख लो, अच्छे से 2-3 बार देख लो, याद कर लो, सब याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्तों के साथ आप पढ़ते हो, सबके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। कोई भी डाउट रहता है तो फेसबुक पे मुझे मैसेज करो, या फिर व्हाट्सएप दे रखा है मैंने, वहाँ पर मैसेज करो। आपको जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट भी कर दो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक था, थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप पूरे वीडियो को देखे होगे तो सब कुछ समझ में आ गया होगा।